नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही कि हम लोग जो है ना बस सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो लास्ट ईयर 2021-2022 में दोस्तों 5 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर हुआ था ना, उसके हिंदी पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। उससे पहले दोस्तों एक बात और, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। तो दोस्तों देखिएगा, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, बहुभाषावाद से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। तो देखिएगा, पहला है ऑप्शन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, किसी भी किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। ये बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही निकल गया है। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद इसी को कहा जाता है। बट आपको पूरे के पूरे जो ऑप्शन है ना उनको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना है। ऐसा तो कुछ नहीं है। माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना है, ये भी नहीं है। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सिखाएं। 10 भाषा सिखा के करना क्या है, 1 से 2 भाषाओं में दोस्तों यदि वह अच्छे से परिपूर्ण पूर्ण तरीके से अच्छे से सीख जाता है तो वही बेटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले वाक्यों का श्रुतलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस आंसर में, बट सीटेट ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है ना, उसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ऊर्ध्वगामी उपागम, ठीक है ना, बॉटम अप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। तो इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह क्या करती है, देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हो, मतलब उसके समान हो, और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या शब्द जाल कहेंगे? बिल्कुल नहीं। थीम विषयक शब्द संपदा भी नहीं कहेंगे, शब्द समूह भी नहीं, बल्कि इसे विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विन्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा? 3 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये रिपीट हो सकता है, एक अलग सा क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, बोली से क्या तात्पर्य है। बात हो रही है बोली की, ना कि भाषा की, है ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि बोली से क्या तात्पर्य है, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। क्या ये बोली है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की जो वाचन विशेषता रहती है ना, उसको ही बोली कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी को दोस्तों ऑप्शन आप पढ़ते जाइएगा। आगे देखिएगा, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है, ठीक है ना। कौन कौन से कार्य करवा रही है? समूह कार्य, समूह में बैठाकर बच्चों को कार्य करा रही है, जोड़ों में करा रही है और रोल प्ले करवाती है, और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? इनको संरचनात्मक आकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरचनात्मक आकलन कहा जाता है। देखिए, वाचन आकलन एक अलग चीज़ है, कक्षा आकलन भी हो गया अलग, क्योंकि ये तो रोल प्ले करा रही है ना, कक्षा आकलन तो होगा ही नहीं। संकल्पनात्मक आकलन भी नहीं है, बल्कि संरचनात्मक आकलन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर वह क्या कर रही है? शिक्षार्थी की भाषाओं, मतलब उसकी भाषाओं में अंग्रेजी तथा शिक्षार्थी द्वारा
जानी गई अन्य भाषा, मतलब जो विद्यार्थी जिस भाषा को जानता है उसमें वह कार्य करा रही है तो इसको कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश करना कहा जाता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि कक्षा में, यहाँ पर देखिएगा, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब देखिए, लिपि संबंधी जागरूकता थोड़ी कर रही है, ना ही भाषा संबंधी जागरूकता, ना ही वर्णमाला अक्षरों के बीच परिचित करा रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पेडागोजी के जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी होते हैं, बट दोस्तों आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना रहता है। भाषा अंतरण, जिसको ट्रांसलैंग्वेजिंग भी कहा जाता है, तो भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कक्षा में शिक्षा, अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि भाषा अंतरण समझ में आ रहा ना, भाषाओं का अंतरण करना एक दूसरे को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बाकी के दोस्तों ऑप्शन आप पढ़ लेना। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ्य सामग्री की प्रमाणिकता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों कोई पाठ्य सामग्री है, उसकी प्रमाणिकता से क्या तात्पर्य है? पाठ्य पुस्तकों के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद करना, क्या ये प्रमाणिकता है? बिल्कुल नहीं है। भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री के जो मतलब अधिकार रखते हैं उस भाषा पे, उनके द्वारा जो विकसित की गई है पाठ्य सामग्री, क्या वह प्रमाणिकता सिद्ध करती है किसी मतलब पाठ्य सामग्री की? बिल्कुल नहीं। ठीक है। आगे देखिएगा, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। बिल्कुल ये सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। शिक्षार्थी के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों के लेखकों द्वारा विकसित, ये भी नहीं है। ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट कौन सा ऑप्शन नंबर 2 है कि मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। तो यह है किसी भी पाठ्य सामग्री प्रमाणिकता से तात्पर्य रखती है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? तो दोस्तों लेखन का जो प्रक्रिया उपागम है ना, यह किसी भी बच्चे को, उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के विभिन्न चरणों को अवसर देगा। ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण सीखने से क्या आशय है? दोस्तों जो व्याकरण रहते हैं, जिसको भाषा का प्राण तत्व भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाषा का उसको प्राण तत्व भी कहा जाता है। तो यह व्याकरण सीखने से क्या आशय है? तो बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर व्याकरण के नियम सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग करना, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। ये कितना अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियाँ क्यों निकालेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? अब ये देखिए दोस्तों, त्रुटियां जो रहती हैं सीखने का संकेतक है। हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो दोस्तों इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिन शब्दों को हम क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं, तो उनको ग्राह्य शब्द संपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राह्य शब्द संपदा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। उत्पादक शब्द संपदा तो होगी नहीं, संदर्भ में शब्द भी नहीं होगा क्योंकि दोस्तों हम उनकी पहचान कर रहे हैं, आंतरिक शब्द संपदा भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आंतरिक शब्द संपदा, क्या दोस्तों मतलब आप आंतरिक तौर पर शब्दों की पहचान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, ग्राह्य शब्द संपदा। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नेगेटिव है। निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो है। शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, ये भी है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, देखिए अर्थ की बात हो रही है तो ये सही है। ठीक है ना। पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, डिकोड क्यों करेंगे? तो ये गलत हो गया और हमसे पूछा भी गलत ही गया है कि उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, ठीक है ना, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, उनकी अपनी मातृभाषा मतलब मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? तो दोस्तों बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? तो दोस्तों देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 3 है।
अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। ठीक है ना, अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। आगे देखिएगा, बाकी के ऑप्शन दोस्तों आप पढ़ते जाइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में करती है। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? तो विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्पों के रूप में करती है। तो दोस्तों अब क्लास कैसी लगी? आपके 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? क्या 15 में से 15 या फिर 14, या फिर दोस्तों आपका रिजल्ट क्या रहा? 13, 12 जो भी है आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।